तो ये आज का पेपर, बाकी तो हम जो आपको बताते हैं वो आइडिया आएगा आपको इसमें। आपको बताया था सेल्फ असेसमेंट, आत्मविज्ञान, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ डिस्कवरी, परसुएशन, सेल्फ परसुएशन अभी तो दिया था, कैसे था पहला ही कहते हैं। आत्मसंधान की प्रक्रिया है नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा। सर आवाज कम आ रही है। ये फिलोसॉफिकल वाले, अरे कोई सा भी साल हो, पिछले 20 सालों से लेके अभी तक कोई सा भी उठा लो, यही कभी चेंज नहीं होना है कुछ भी, यही परीक्षा रहती है। इसलिए आपको जो बताया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं होगा। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। खाइमीरा। मरीचिका क्या बोलते हैं, इल्यूजन एक तरह का। माया, जबकि इच्छा रहित होना, अभी आपको बताया था इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, डिजायर्स, डिजायर्स के ऊपर बताया था। देखो अभी हम इतना अच्छे से सब पढ़ा रहे थे ना वो सारी चीजें, ये 125 नंबर का है। सत ही यथार्थ है, यथार्थी सत है। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। चारों फिलोसॉफी। कई लोग बोलते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा, अरे फिलोसॉफिकल आपसे जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है ताकि आपका व्यक्तित्व बाहर आए, पर्सनालिटी बाहर आए, क्योंकि उसी में आएगा। कई लोग बोले सर ये फिलोसॉफिकल वाला नहीं, हम चाहते हैं कि कोई इन्वायरमेंट वाला, कोई महिला वाला, कोई कुपोषण या कुछ ऐसा। हमने 50 तरह के लोग निबंध तैयार करते हैं, बोले फिलोसॉफिकल वाले से हम बचते हैं, वो छोड़ देंगे, वो लिखते नहीं बनता। आपको जग मार के वही लिखना है। ठीक है। हमारे टाइम पे एक ऑप्शन होता था कि पांच होते थे, 5 डिफरेंट होते थे, एक फिलोसॉफिकल होता है। मैं फिलोसॉफिकल सिलेक्ट करता था। 5% लोग फिलोसॉफिकल सेलेक्ट करते थे इंडिया में, 20% लोग इकोनॉमी का देते थे, 20% लोग साइंस का लेते थे, 20% लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे सेलेक्ट करते थे, और एक पॉलिटी और डिफेंस और उस टाइप का कोई वो होता था। क्या लगता है आपको कौन सा लिखते हैं? नेक्स्ट में भी फिलोसॉफिकल से शुरू हो रहा है। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। लोग हैंड दैट रॉक्स एंड द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज रिसर्च? ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। ये फिर फिलोसफी। इतिहास स्वयं को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मैं कितनी बार यूज करता हूँ इसको। इतिहास स्वयं दोहराता, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में, यानी दूसरी बार एक तरह का कॉमेडी टाइप हो जाता है। पहली बार ट्रेजेडी, ओमिक्रॉन इज फास्ट। जितना नुकसान डेल्टा ने किया उतना ओमिक्रॉन कभी नहीं करे। मैं बता रहा था अभी, आपको बताया, आप एग्जांपल दे सकते हैं। सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियां भी होती हैं। इसका मतलब है कि जो अपर लिमिट है वो हमेशा खाली रहती है। ये ठीक से नहीं किया और क्या किया, इसको फोटो खींचना है तो रखा है।
इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो उससे भी बेहतर होता है, यानी जो सबसे बढ़िया होता है उससे भी बेहतर और बहुत कुछ होता है। जो बोलते हैं ना वो खाली रहती है, अपर लिमिट हमेशा खाली वैकेंट होती है, टॉप जो होती है वो हमेशा वैकेंट होती है। अच्छा कार्य करना तो उससे भी बेटर, तो अच्छे से अच्छा तो आप कभी भी कर सकते हो। आया कुछ दूसरा, इस बार तो इसने कमाल ही कर दिया, आठों के आठों फिलोसॉफी, जबकि मैं बोलता था सेकंड पार्ट में आपको दूसरा मौका मिलेगा। इसका मतलब आपको इस तरह से थॉट प्रोसेस डेवलप करना ही होगा। अखंड ज्योति है पूरा, है नहीं? ये है यूपीएससी की एग्जाम। एमपीपीएससी में ऐसा नहीं होता। मध्य प्रदेश के मेले। क्या आता है? मध्य प्रदेश के मेले, हिंदी साहित्य का समाज में उपयोग, या फिर साहित्य समाज का दर्पण है, ये ऐसे 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 वो फिक्स है, नया सोचने वाला कुछ नहीं होता। या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये व्यक्तित्व निकालना चाहता है, आपका व्यक्तित्व। देखो जयप्रकाश ने दोनों सिलेक्ट किए, एक तीसरा और एक छठा। अब ये यहाँ जो आपसे जितनी बातें कही जाती है, जो जो भी आपको लगता है कि ये सिलेबस नहीं है, वो ये है। जब भी मैं आपसे कोई बात करूं और आपको लगे कि सर आज फालतू बात कर रहे हैं, ये सिलेबस में तो कहीं है नहीं, तो समझ लेना कि मैं आपको फोर्थ पेपर तैयार करा रहा हूँ, या फिर ऐसे प्रश्न तैयार कर रहा हूँ जो फर्स्ट में भी आएंगे, सेकंड में भी आएंगे, थर्ड में भी आएंगे, और फोर्थ में तो आएंगे ही आएंगे। और निबंध तो पूरा का पूरा ही यही है, और इंटरव्यू है। आगे समझ, हमारे अंदर से ना यूपीएससी के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने यूपीएससी के अलावा कुछ डाला ही नहीं, तो बाहर प्रोसेस होकर के कोई दूसरी चीज आएगी नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में उसके सिवा कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। हमसे कोई कहता है कि बैंकिंग का सर कुछ पढ़ा दो, हम उसको प्रणाम कर लेते हैं यहीं से, भैया हमने कभी देखा ही नहीं। रेलवे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, एसएससी नहीं पढ़ा पाएंगे, हम जानते ही नहीं कि वो क्या चीज, हम जानना चाहते भी नहीं। हम पेज भी फाड़ के प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल को मुश्किल से आधा कर लेते, इसलिए सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ते थे। प्रतियोगिता दर्पण तो हम 35 पेज की कर लेते थे, 150 पेज की प्रतियोगिता दर्पण में 115 पेज फाड़ देते, पतली से रह जाते थे। 30-35 पेज रहते थे, उन्हीं को पलटते थे, क्योंकि हम पलटना भी नहीं चाहते थे, उन पेजेस को काट देते थे कैंची से। तो छोटी सी प्रतियोगिता 35 पेज की प्रतियोगिता दर्पण हो जाती थी 180 पेज वाली, सिर्फ 35-40 पेज की। कई लोग बोलते थे ये क्या तरीका हुआ, मैंने कहा हम दूसरे पेज देखें भी क्यों, हमको जाना ही नहीं उधर, हमको देखना भी नहीं है। और उसका नतीजा ये होता है कि अब हम जो भी बोलते हैं वो यूपीएससी। आया समझ? इतना कट्टर थे, जो कट्टर हिंदू होता है ना या कट्टर मुसलमान होता है, तो हम कट्टर यूपीएससी के फॉलोअर थे, इसलिए आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं। और हमसे बढ़िया कोई गाइड कर पाएगा हमको विश्वास नहीं होता, हम विश्वास नहीं करते। हो सकता है कोई करते हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि मैं बहुत घुमा हूं, बहुत सर्च किया है मैंने। मैं तो गुरु बनाने के लिए तैयार था, पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं था। हम तो घूमे थे, मिला नहीं हमको, क्योंकि वो गुमराह कर रहे थे, एक ही दिन में हम रिजेक्ट कर देते थे, वो गुमराह कर रहे थे, हम सही रास्ते पे थे। ये फिर प्रूव, पेपर तो अभी आया ना, मैंने तो नहीं देखा था। फोर्थ पेपर के बारे में लोग बोलते हैं सर ये आप ही करते हो क्या? मैं नहीं करता, मैं इसी टाइप से सोचता हूँ मैं। अभी आएगा फोर्थ पेपर, बताऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन गिनाऊंगा मैं आपको, हर परीक्षा के बाद में क्वेश्चन गिनाऊंगा। ठीक है, मेरे नोट्स में से देख ले। ये लगता है ना हम अपने स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ के स्टूडेंट इसको, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की शिक्षा काफी अच्छे से दी जाती है। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है अपना। कई लोग मतभेद करके देख चुके हैं, लेकिन वो एक बार यहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो हम लेते नहीं है किसी को, हम यहाँ रिटर्न कोई नहीं हो सकता।
एक बार कोई गया तो हम किसी को माफ भी नहीं करते जिंदगी में, और कभी दोबारा लेते नहीं किसी को। हमको पता चल जाता है कि ये दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, हमको रिजेक्ट करके गया, तो हम दोबारा कभी नहीं लेते किसी को। इसलिए वो आ तो नहीं पाता, लेकिन मन ही मन उसको समझ में आती है कि बात तो वही सही थी, बात तो वही सही थी। ये देखो, पढ़ लो एक बार और अच्छे से। आप लोग क्या कहते हो भाई? हर्षित, देख रहे हो? तुमने सबसे ज्यादा फॉलो किया था। बस मौका मिलेगा तो एक ही बार में हो जाएगा भैया, बस वो मौका आ जाए बस। अभी भी कमा रही हो, तो आ रही हो। मुझे हर साल इंतजार रहता है पेपर का, इस बार क्या देगा, अब तो बदल देगा, अब तो कुछ करेगा भाई। इसमें ऐसे कितनी चीजें आपने सुनी होंगी, कुछ चीजें तो चलो ठीक है, प्रोसेस करने के बाद आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 250 नंबर है, नंबर बहुत ज्यादा है। आपके पास है ना पूरा क्लास बोले के इंग्लिश में लिखना है। आपके पास तो है ना? There are better practices to best practices। देख लो, मोबाइल में मिल जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, बहुत मजेदार है। ज्ञान के साथ आपकी अजनबी मुलाकात होगी, उसी को तो रिसर्च कहते हैं। ब्लाइंड डेट विद नॉलेज को रिसर्च कहा जाता है। शोध क्या है, अब डिपेंड करेगा कि इन चीजों में आप एग्जाम्पल कौन से देते हो, मटेरियल कहाँ से उठाते हो, किस क्वालिटी का होता है, और एग्जाम्पल कहाँ से लाते हो। इसमें आपका यूपीएससी की जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी काम आ जाएगी, और इन 250 में से 180 तक ले जा सकते हो। टॉपर्स के कितने जाते हैं 250 में से? 100, 100, 110 तो बहुत कम लोगों के आते हैं। कितने आए थे टॉपर के, शुभम कुमार के ऐसे में? शुभम की वेबसाइट देखी थी मैं, वो देखी थी ना मार्कशीट। हाँ फिर भी अच्छे थे, 134 तो बहुत बढ़िया थे। 134 थे 250 में से। मैं बोल रहा हूँ 180 तक ला सकते हो आप। 180, क्योंकि मेरे हाईएस्ट थे 147 200 में से। 200 में 147 मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। ठीक है ना? तो आप रणनीति बनाओ इसके लिए, एक लक्ष्य बनाओ कि एक मार्कशीट बनाओ अपनी ड्रीम मार्कशीट, और उसमें 150 नंबर लिखो
किसके लिए? ऐसे के ऐसे के लिए 150 का टारगेट बनाओ, फिर मैं बताता हूँ रणनीति। टारगेट तो 180 का भी बना सकते हो, लेकिन 150 का बनाओ क्योंकि वो थोड़ा ठीक रहेगा। इंडिया टॉप कर सकते हो आप। हमारी रणनीति के हिसाब चलाओ, इंडिया में पहले नंबर पे पहुंच जाओ। 150 नंबर तो लिखो इसी के लिए। बेचारे को इसको ज्यादा तो नहीं दिए, 176 ही दिए 275 में से, थोड़े और ज्यादा दे सकते हैं। इंटरव्यू में तो और भी लोगों को ज्यादा दिए ना। ये मार्क्स 1054 है। ये इंडिया टॉपर की मार्कशीट। इंडिया टॉपर, ठीक है। इससे भी बहुत कम वाले भी आईएएस बने। कितने तक बना था लास्ट आईएएस? 910 के आसपास। हाँ, ये तो 1054 वाला है, 1054, यानी आईएएस। ये इंडिया टॉपर है। और कौन लोग हैं? ये टॉप 20 लोगों के मार्क्स हैं। ये 20 वाले पे 1015 पे। 20वें नंबर पे है पी सृजा, 1015, ये 1054। पर्सनालिटी टेस्ट में इसको कम मिले 176। यहाँ तो 878 है इसके। इसकी बोल रहे थे हम, रिया डाबी की। इसको भी ठीक ही दिए, 162, इतने कम नहीं। तो 859 है इसकी। 808, 59, मतलब कई लोगों को एससी की वजह से इसको नुकसान हुआ है। दिख रहा है आपको? 859, यानी ये सेकंड रैंकर जागृति अवस्थी, लेकिन इसको दिए 193। तो रिटर्न में अगर आप देखोगे तो 859 किसके हैं बताओ? वो 15वें रैंक पे। तो भी जनरल में पहुंच गई वो, लेकिन कोशिश तो कर दी थी ना पीछे करने की। ये होता है। तो ये होता है पूर्वाग्रह की अवधारणा, जो आपको बताई थी। इसको 193। ये अंकिता जैन 212। अगर इतनी ही नॉलेज थी तो यहाँ पे भी तो कुछ होता, यहाँ और बढ़ते। अगर इतनी ज्यादा नॉलेज है तो ये तो होता ही है। सरनेम का तो फायदा होता ही है। इंडिया है ये। यहाँ जातिवाद बहुत गहरी जड़ें हैं, बहुत ज्यादा। तो ये टॉप 20 लोगों के मार्क्स दे रखे हैं 1054 से। अब इन सब के ऐसे वगैरह में देखोगे तो इसके मार्कशीट देखो। जागृति की देखो, जागृति अवस्थी की मार्कशीट। वाले में देखिए। 132। जीएस में अच्छे हैं सब में, बल्कि इंटरव्यू में सबसे अच्छे।
सबसे ज्यादा फायदा किसने दिया? सबकी मार्कशीट देखो, आइडिया लगेगा आपको। उसी में दिया होगा ना कहीं, ये सबकी दे तो रहा है। यूपीएससी की पाठशाला वाला एक जगह क्यों नहीं दे रहा? कितना सा दे रखा है? सबकी नहीं है इसके पास। शादी कर दिया क्या? पॉलिटिकल साइंस है। इसकी बहन का क्या था? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, इसकी बहन का ऑप्शन क्या था? ऑप्शनल। छुपा रखा। अपनी मार्कशीट बनाओ ऐसी एक, सबके ऑब्लिक में लिखो 250 और इधर लिखो थोड़ा सा अपना लक्ष्य, और उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू करो। रोज उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में क्या करते थे, करते हैं ना, गोल करने वाले गोल करके प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले नेट प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे ये वाला कवर शॉट लगाना, ये लगाना, वो लगाना, ऐसे चौका मारूंगा, ऐसा बॉलर होगा तो यूं करूंगा, प्रैक्टिस करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक मार्कशीट लिखो, ऐसी मार्कशीट हाथ से बनाओ, कंप्यूटर पे बनाओ, लैपटॉप पे बनाओ, मोबाइल पे बनाओ, लेकिन बनाओ, एक मार्कशीट बनाओ, उसको फर्स्ट पेज पे चिपका के रखो। मुझे टारगेट हासिल करना है। ये इन टॉपर के इनके मार्क्स के हिसाब से देख लो, ये जो मार्कशीट है उसके हिसाब से देख लो, और एक अच्छा सा टारगेट सेट करो। ये GS4 में बहुत मार्क्स लेकर आया है, 166 एथिक्स वाले पेपर में। आप 175 का रखो, हमारे स्टूडेंट हो तो थोड़ा बड़ा टारगेट रखो। बनाओ सब अपनी मार्कशीट अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से मत बनाओ, मेरे हिसाब से बनाओ, मैं जो अपेक्षा करता हूँ उस हिसाब से बनाओ। फिर अपनी क्षमताओं को विकसित करो वहां तक। फोर्थ पेपर में लिखो 175, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कितना लिखो। फिर जो आ जाएगा उस पर लिखो। ऐसे लिखो, सबसे पहले ऐसे लिखो 150, और उस मार्कशीट के पीछे पड़ जाओ, बन जाओगे। ऐसे लिखो 150, ऐसे के सामने ऐसे ऐसे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ऐसे लिखो। जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में जागृति के कितना था उस हिसाब से लिखो। जागृति के मार्क्स निकालो कहाँ गए हो। ये इसके मार्क्स निकालो, दोनों के मिला के जिसके बेस्ट जा रहे हैं वो लिखो। जब फर्स्ट पेपर में ये भी ज्यादा नहीं ला पाई, शुभम भी ज्यादा नहीं ला पाया, 125 लिखो इसमें। 125 तो लिखे दो, आधे नंबर तो लाने चाहिए, 50%। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, कल्चर में अगर आधे नंबर नहीं ला सकते तो फिर किस में लाओगे? ये तो फिसड्डी लोग हैं, छोड़ो इनको, आगे बढ़ो। जागृति चारों पेपर में हाईएस्ट किस में लेके आई? फोर्थ में 107 ही है, इसका एथिक्स बहुत खराब है ठीक है, 125 तो लिख ही लो, है ना। एथिक्स वाले पेपर में लिखो 175, बाकी तीनों में 125 25 लिखो। लक्ष्य तो अच्छा बनाना चाहिए ना। 50% का भी लक्ष्य नहीं रखेंगे तो फिर क्या मतलब। और फोर्थ पेपर में 175 का लक्ष्य रखो, हम करवाएंगे, आपको अच्छी तैयारी कराएंगे। ऑप्शनल में 146 138 है, शुभम है ऑप्शनल में 170 और 150, तो ऑप्शनल 175 175 करो, ऑप्शनल हो जाएगा 175 175 और इंटरव्यू भगवान भरोसे छोड़ दो। 175 आना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। 175 लिख लो।
275 में से 175 इंटरव्यू। अभी इसका टोटल लगाओ कितना हो रहा है, अभी तक का टोटल कितना हो रहा है जितना आपको बताया, काउंट करो इसको। अब इसमें बहुत गुंजाइश है, 100 नंबर की गुंजाइश तो है ही है। 1300 नहीं, 1150 आ रहा है इसी में, इंटरव्यू का जोड़ दिया। हाँ हाँ, तो 1150 तो रिटर्न टोटल होगा। हाँ विथ इंटरव्यू, तो 175 जोड़ो ना। हाँ 1200, 1150 के बाद तो ज्यादा होंगे ना, 1225 क्यों होंगे? एक 175 और जोड़ोगे ना 1150 में, तो कितने होंगे? 1325 होंगे। अब इतने तो मार्क्स ही नहीं है इंडिया टॉपर, तो 1000 कितने पे बन जाता है? 54 पे ही बन जाता है। तो कितनी गुंजाइश है लापरवाही की? 1054 पे ही बन रहा है, इंडिया टॉप कर रहा है भैया। आपके कितने जा रहे हैं? 1325। लक्ष्य तो इतना बड़ा रखो तब जा करके, और ये सब अचीवेबल है, ये जो बताया आपको ये अचीव किया जा सकता है। इंडिया टॉप बोल रहे हैं। 1000 के बजाय 950 पे ही आईएएस हो जाएंगे। इससे 400 नंबर पे कम आया तो भी, 400 450 पे कम आया तो भी। तैयारी करो, उसके लिए साधन जुटाओ, अपनी कमियां देखो कहाँ कहाँ कमी है। अभी पेपर आएंगे, ऐसे आपने देख लिया, क्या इस वाले पेपर में 175 नहीं लाए जा सकते? 175 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्प्रेस करना पड़ेगा उसको, आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा। ये तो यहाँ हम बता रहे हैं कि 75 मार्क्स इसमें लेके आओ, 75 मार्क्स इस वाले पार्ट में लेके आओ, सेक्शन बी में और सेक्शन ए में, दोनों जगह 75 लेके जाओ। कितने में से? 125 में से 50 नंबर आपके कट भी जाए तो चलेगा। तो आपको बताया था कि क्या क्या बताया था। एक तो बताई थी कि पंच लाइन होनी चाहिए, सुट्टे एक लाइन। विषय वस्तु यानी सब्जेक्टिव बने रहो, यानी जब भी आप सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जब भी आप निबंध लिखोगे तो बार बार अपने निबंध का विषय पढ़ते रहो। 2 निबंध लिखने हैं आपको और 3 घंटे का समय, और शब्द संख्या ज्यादा नहीं है। हम्म, हाँ 1000 से 1200 शब्दों में ही देना है। तो आधा घंटा जो है आप 15-15 मिनट दोनों का रफ वर्क करो। रफ में लिखो कि कितने एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल आप दोगे। जैसे ये वाला निबंध सिलेक्ट करते हैं, सत ही यथार्थ है और यथार्थी सत है।
ठीक है, ये निबंध सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सत्य का मतलब जो है इन्होंने दिया है रियल, ट्रुथ नहीं दिया, इसलिए सत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना। जैसा इसमें लिखा है वैसा ही सत्य और सत्य, सत्य लिख दोगे तो वो ट्रुथ हो जाएगा। तो कहीं पे भी सत्य का मतलब सत्य नहीं करना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें खास करके, पूरे निबंध में कभी भी उसको सत्य नहीं कर देना, नहीं तो उसका मीनिंग ट्रुथ हो जाएगा। तो सब विषय वस्तु में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, और यथार्थ को रियल लिखना, रियलिस्टिक, यथार्थवादी। सत मतलब रियल और यथार्थ मतलब रेशनल, सॉरी रेशनलिस्ट, रेशनल यानी यथार्थवादी, रेशनल बने रहे, यथार्थवादी बना। यथार्थ में जो है, अब इस निबंध में 75 नंबर लाने, और वो टॉपर भी लेके नहीं आए, आपने देखा, मैं आपको लाना सिखा सकता हूँ। आप अभी कहोगे हाँ सर 75 नंबर मिल जाएंगे। 75 नंबर कैसे लाएंगे? निबंध ये है, मैं इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आप खुद स्वीकार करोगे कि हाँ सर आ जाएंगे 75। पर उस यात्रा, उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगी, वो अब आपको मेहनत करनी है। आइए, रियल और रैशनल के बीच की लड़ाई, रियलिटी और रैशनलिटी, क्योंकि जो रियलिटी है वही रैशनलिटी है और रैशनलिटी है वही रियलिटी है। तो रैशनल होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए और ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं, केवल रियल होना बहुत जरूरी। तो रियल के लिए अलग से रैशनैलिटी विकसित नहीं करना पड़ती, तो सत्य को प्रमाण नहीं देना पड़ता। ठीक है, जो सच होता है, रियल होता है, उसको वास्तविक जो कोई होता है तो उसको प्रमाण नहीं देना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो यहां से शुरू कह सकते हैं। इस कोटेशन से शुरू कर सकते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रियल है वो रेशनल है। जो रियल होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है, साफ होता है, दिखता है। अब मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक वर्टिकल थॉट प्रोसेस, एक हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेस। वर्टिकल वाली थॉट प्रोसेस में इस निबंध को आपको वर्टिकल वाले थॉट प्रोसेस में बॉटम से शुरू करना। अभी हॉरिजॉन्टल में हम दूसरे हिस्से में चलेंगे, ब्रेक के बाद, एक तरह से बोलते हैं ना वैसे इंटरवल के बाद की मूवी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, इंटरवल से पहले की मूवी हो जाएगी वर्टिकल थॉट प्रोसेस। बहुत आसान हो जाएगा किसी भी निबंध को लिखने के लिए, किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए। ये वाला थॉट प्रोसेस मॉडल जो है बहुत ही अच्छा मॉडल है। फर्स्ट, बिल्कुल बॉटम पे इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, हम खुद, हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ रियलिटी है, कहाँ कहाँ रैशनैलिटी। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को रियल होना चाहिए, रेशनल होगा वो, रियलिटी होना चाहिए। तो जो मूलभूत फंडामेंटल
कैरेक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन वाला, मानवता, यानी मनुष्य है तो हमको मानवीय होना चाहिए। तो मानवीय होना रियल है, रियलिटी है, और वही रैशनैलिटी है। बाकी हमको प्रेजुडिस की तरफ, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए मनुष्य को किसी प्रकार का। धर्म, जाति, वंश, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पे अगर हम अप्रभावित रहते हैं तो हम रियल रहेंगे। रियल रहेंगे तो हम मानव रहेंगे, हम सामाजिक होंगे, सोशल होंगे, रिलीजियस नहीं होंगे। हमें क्या होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। आप लिखते जाइए, अब व्यक्तिगत रूप में मनुष्य को क्या होना चाहिए। एथिक्स वाले पेपर में पढ़ रखा है आपने, क्या क्या वर्च्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, कौन कौन से एथिक्स थे, मोरल्स क्या थे, वो सब पढ़े कि नहीं आपने? पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये रियल है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया तो फिर वो रैशनल नहीं है, यथार्थवादी नहीं है। आ गई चीजें? कुछ सीख रहे हो लिखना? सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल, फिर एज ए यूनिट ऑफ फैमिली। फैमिली के लेवल पे हमको कैसा होना चाहिए? एज ए यूनिट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी, अर्बन रूरल कम्युनिटी। सो फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड फैमिली, देन कम्युनिटी। देन स्टेट और नेशन, स्टेट और नेशन, राष्ट्र के तौर पर रियलिटी और राष्ट्र के तौर पर रैशनैलिटी। राष्ट्र के तौर पर आपके पास ढेरों एग्जाम्पल आ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिसाब से होना चाहिए, यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए, मानवाधिकारों के आधार पे होना चाहिए, विश्व शांति के लिए होना चाहिए, शरणार्थियों की मदद करने वाला होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आतंकवाद विरोधी होना चाहिए, पर्यावरण बचाने वाला होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण यथार्थ है, पृथ्वी यथार्थ है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारा, जो मनुष्यों के रहने लायक है। इसको हमको अच्छा बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, कार्बन कंजम्पशन कम करना है, कार्बन एमिशन कम करना है, दुनिया से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन सबसे मुक्त कराना है। कितनी सारी चीजें हैं जो आपको रैशनैलिटी की ओर ले जाएगी, इक्वलिटी की तरफ ले जाएगी, प्योर वाटर की तरफ ले जाएगी, और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाएगी। यानी पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत करना है, सेंट्रलाइज पावर ना हो, कोई भी बहुत ज्यादा पावर ना हो, युद्धोन्माद ना हो, यानी कि वॉर प्रेमी ना हो कोई भी, युद्ध प्रेमी ना हो कोई भी, किसी की दादागिरी ना चलने दुनिया में, दुनिया का कोई चौधरी ना हो। विश्व गुरु बनने का ख्वाब रखना भी गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तुम गुरु क्यों बनना चाहते हो? हम विश्व मित्र बनेंगे। भारत में विश्वामित्र की परंपरा है, विश्व गुरु की कोई परंपरा नहीं। हमारे यहाँ इतिहास में, हिंदू धर्म में भी देखो तो विश्वामित्र हुआ करते थे जो विश्व का मित्र था। विश्व गुरु कोई थोड़ी था हमारे यहाँ। विश्व गुरु क्या होता है? ये तो दादागिरी वाला भाव है, गुंडागर्दी का भाव। हमारे यहाँ तो आजकल गुरु जो है उसको बोलते हैं, और गुरु क्या हाल है? तो वो वाला गुरु है। कौन? जो गुंडा होता है, वो उसमें सबसे बड़ा गुंडा है, उसको गुरु कहा जाता है। हाँ, तो विश्वामित्र वाला भाव होना चाहिए, वसुदैव कुटुंबकम वाला भाव होना चाहिए। ये यथार्थता है स्वामी विवेकानंद को इसमें। पर अभी अभी उधर नहीं जा रहे, अभी हमें तो इसमें आएंगे, अभी आएंगे हॉरिजॉन्टल वाले में आएंगे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, यूएन, वर्ल्ड लेवल। तो अभी हम इंटरवल के पहले चल रहे हैं, यानी 125 के आधे नंबर को फाइट कर रहे हैं। 125 के आधे नंबर कितने हो जाएंगे? लगभग 62-63 नंबर। तो अभी हम 63 मार्क्स को
समेटने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले पार्ट, वर्टिकल वाले। ये वर्टिकल थॉट प्रोसेस है जो बॉटम टू टॉप जाती है, और ऐसा ऑर्गेनाइज ऐसे लगेगा आपका कि जैसे कोई आपको मतलब सजा हुआ, सोचा हुआ, समझा हुआ। तो बात कितनी थी? इतनी सी, सत और यथार्थ वाली। सत और यथार्थ चलने दो, ये सब सत है इसीलिए ये सब यथार्थ है, और ये यथार्थ है इसीलिए ये सत है। रियल है इसीलिए रैशनल है, रैशनल है इसीलिए। तो रैशनैलिटी तो आपको बता रखी ना हर जगह। तो आपने जितने सिलेबस पढ़ रखे हैं, जितना कुछ पढ़ रखा है अभी तक, वो सारा जोक दो इसके अंदर, सब कुछ जोक दो, आ जाएगा। इससे आप कहोगे तो सर कमाल का नहीं बन रहा, इसमें तो मटेरियल खत्म ही नहीं हो रहा है। और यूएन के लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होनी चाहिए, विश्व नेतृत्व किसको करना चाहिए, विश्व में संपत्ति की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी एग्जाम्पल दे दीजिए। क्योंकि अगर एक भी आदमी को वैक्सीन नहीं लगी, छूट गया वो, तो जिसको लगी है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन क्रिएट, भाई उसके पास वायरस रह जाएगा तो म्यूटेशन कर जाएगा ना। तो नो वन इज सेफ वाले, तो ये तो यथार्थ है ना। वैक्सीन डिप्लोमेसी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तरह से। वॉर में कोई एक देश भी यदि पर्यावरण प्रदूषण करता रह गया, और अगर आपने उसको ग्रीन एनर्जी, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए। अभी वो हॉरिजॉन्टल वाले में जाएंगे हम, तब उसमें और अच्छे से होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक ले जाओ। अब देखो आपको कितने नंबर लाने के लिए कहा गया था, 175। तो ये 63 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है इसमें 63 में से कितने नंबर आ जाएंगे? आउट ऑफ 63 1/4 कर लो। 175 का 1/4 कितना होगा? ये 1/4 पार्ट है, तो 175 का 1/4 करो, 4 टुकड़े करो। हाँ, जो भी, तो ये उतने मार्क्स आपको इतने में मिल जाना चाहिए। एग्जाम्पल, हेवी एग्जाम्पल रखो बस। जितने एग्जाम्पल दोगे वो एकदम दिखेगा, ये था, नॉलेज भी दिखेगा आपको, रैशनैलिटी भी दिखेगी। अब दूसरे पार्ट में जाओ इसी के, हॉरिजॉन्टल वाले। इसमें बेसिक चीज होगी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष, वैचारिक संघर्ष, थॉट्स, थॉट कॉन्फ्लिक्ट, वैचारिक संघर्ष, ये जो रियल और रैशनल वाला जो मुद्दा है, ये वैचारिक संघर्ष। तो इसमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाले में आपको प्रायोरिटी देना टॉपिक्स को, मुद्दों को। तो पहला हिस्सा हम लेंगे साहित्य। क्यों लेंगे आपको समझ में आ गया होगा, लिटरेचर, कला, संस्कृति, साहित्य, कला और संस्कृति। यहाँ रियल और रैशनल वाला बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जो सच्चा साहित्य है वो रैशनल होगा हमेशा, विचारधारा, आइडियोलॉजी। धर्म, रिलीजन, जितनी दुनिया में आइडियोलॉजीज हैं उसमें रैशनल को कितनी है,
वो रियल होंगी, वही रैशनल होंगी। मानवता आया था ना, मानव धर्म होना चाहिए। सभी धर्मों का सार क्या है? मानवता, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, समानता, ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठा, ये जो जितनी भी वर्च्यूज हैं वो सब लिखे हो जाएंगे। ऑनेस्टी, वह साहित्य जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, वो कला जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, वो संस्कृति जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, वो विचारधारा जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, इन सब वर्च्यूज को, वो धर्म जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, वो सब रियल है और वही रैशनल है। इसलिए पूरे धार्मिक साहित्य में से हम वेदांत को उस श्रेणी में रखते हैं, रियल और रैशनल की। अब आ गया समझ? रियल और रैशनल की श्रेणी में वेदांत को रखा जाता है। इसलिए कई धर्म हैं जिनका संबंध आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनकी धार्मिक शिक्षाएं उनको अच्छा मानव बनने का संकेत नहीं देती। इसलिए उन धर्मों को बोल दिया जाता है कि ये धर्म तो आतंकवादियों को जन्म देता है, क्योंकि वो रैशनल नहीं है, क्योंकि आतंकवाद यथार्थ नहीं है। सब मिलकर कर भाईचारे से रहे, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये जो चीजें हैं, तो यहाँ एक और आ जाएगा, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र की सम्मेलन कर रहे थे बाइडेन। चाइना इसमें फिट नहीं बैठता, इसलिए चाइना की डिप्लोमेसी, चाइना की पॉलिटिक्स रेशनल नहीं है, रियल नहीं है। जबकि यूएन यूएस के ज्यादा नजदीक आता है, यूएसए के, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए विश्व नेतृत्व जो है वो अमेरिका की तरफ देखता है कि आप नेतृत्व करो, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी। अभी हम प्रस्तावना पढ़ भी रहे थे, हम भारत के लोग, यानी हम संयुक्त राज्य के लोग, वाली बात हमने क्यों लिया वहां से। आगे अभी अभी वाला तो यूज कर सकते हो। एक सेक्टर ये होगा हॉरिजॉन्टल वाले। दूसरा सेक्टर होगा विज्ञान का, साइंस का, जिसमें युद्ध भी आएंगे, जिसमें एनर्जी का विषय भी होगा, ऊर्जा का, न्यूक्लियर एनर्जी का, युद्ध का, एटम बम का। यहाँ रैशनैलिटी आपको तय करनी पड़ेगी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो विज्ञान को अभिशाप बनने से रोकना, बून और पेन, तो उसको अभिशाप बनने से रोकना है। उसके लिए रैशनैलिटी बहुत जरूरी है, रियलिटी बहुत जरूरी है। तो आपको बेसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेशनल होंगे वो वैल्यूज के आधार पे होंगे, मोरल्स के आधार पे होंगे। वर्च्यूज, वैल्यूज, मोरल्स, एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो जो सब आप लिखते हो वो सब चीजें आ जाएंगी। अब वो सब क्या है? रेशनल। वो सब चीजें रेशनल है, वो रेशनल बनाती है किसी भी मुद्दे को। विज्ञान, एनर्जी वाला मुद्दा, टेक्नोलॉजी, सभी तरह की टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग टेक कंपनियां, सब
सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में रैशनैलिटी यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निफाइड लाइफ, लाइफ की डिग्निटी, प्राइवेसी। अब ये लॉ एंड उसमें आएंगे हम, लॉ एंड पॉलिटिक्स में। दूसरा सेक्टर होगा आपका विज्ञान वाला, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, इन्वायरमेंट ऑल्सो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण के क्षेत्र, प्रदूषण के क्षेत्र में नियंत्रण, यूएनएफसीसीसी के एग्जाम्पल, आईपीसीसी के एग्जाम्पल, कोप के एग्जाम्पल, पेरिस कन्वेंशन, पेरिस डील, वो क्लाइमेट डील, कार्बन एमिशन के लिए जीरो एमिशन टारगेट। जितना करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, जितना नॉलेज पढ़ा है, सबका सब झोंक दो, सामने वाले को इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, क्या वर्सेटाइल आदमी है, क्या लेवल है नॉलेज का, क्या एग्जाम्पल है एक से एक, और क्या वेराइटी है, मतलब आंसर में, मतलब ऐसे ऐसे का मतलब होता है निबंध, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, सोचने के ऊपर कोई बंधन नहीं, उसी का नाम ऐसे होता है। लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी लिख सकते सर, उसने तो सत पूछा था और रियल कुछ, अरे भाई तो फिर यही तो बात है, तुम गच्चा खा गए। तो नंबर लाए हैं और दिलवा चुके हैं बच्चों, ढेरों बच्चों। हम तो आपको ऐसा टारगेट बता रहे हैं जो इंडिया टॉपर भी नहीं कर पाएगा, और ऐसी क्लास भी नहीं होती कहीं, इतना अच्छा सोचना भी नहीं सिखाया जाता। और मैं तो आपको गणित जैसे मॉडल बना के बता रहा हूँ कि ये वर्टिकल है, ये विचारों का भी कोई मॉडल होता है क्या? आपको तो ऐसा लगेगा जैसे विचारों को भी नाप तोल करके ग्राम में, लीटर में दे सकते हो, मेजर करके दे रहे हो। इससे ज्यादा तो और क्या कोई दृश्य प्रस्तुत करेगा बताओ? पिक्चराइजेशन हो रहा है कि नहीं? तो इन्वायरमेंट डालो इसमें, और टेक्नोलॉजी बोल दिया तो सारी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। ये शब्द एक टेक्नोलॉजी लिखा है लेकिन बहुत विस्तृत है वो, और आपको अलग अलग आर्टिकल नहीं पढ़ाए होते तो ये इतना सोच भी नहीं पाते, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाता अगर इतना आर्टिकल नहीं बताए होते आपको। तो जिन लोगों ने खूब सारे आर्टिकल सुने हैं तो वो कितना कुछ जानते हैं, सब आ जाएगा इसमें। कोई भी बेकार की मेहनत नहीं है, जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसको भुनाओ परीक्षा, कोई भी मेहनत बेकार नहीं है। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है सब जाके लिखो उस टॉपिक को, मेटावर्स तक लिखो। मेटावर्स आ रहा है, रियल बनने जा रहा है, जो रियल नहीं था वो रियल बनने जा रहा है, क्योंकि वो रेशनल हो जाएगा, मेटावर्स रेशनल हो जाएगा, जबकि वो रियल नहीं है, आभासी है। यहाँ तक कि आज का वर्चुअल वर्ल्ड जो है, कई बार मिलते हैं ना कि हमारे ये फेसबुक फ्रेंड है और ये मिले हैं और हम सब ने मिलकर पार्टी की है। अरे फेसबुक फ्रेंड तो वर्चुअल फ्रेंड्स थे, तो क्या एक्चुअल में किया आपने? हाँ बोले हम तो एक्चुअल वर्ल्ड में मिलते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बन जाता है और एक्चुअली मिलके सब पार्टी कर लेते हैं। या एक ही विचारधारा के लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हमारे कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 20 के आसपास हो गए होंगे, 17-18 तो वही है, सब करके छोटे मोटे सब दूसरे ग्रुप करके 15-20 तो हो जाते हैं। 250 के 20 ग्रुप है, कितने लोग हो गए? 5,000 लोगों, 5,000 लोगों को हम अगर संपर्क करें तो डीबी मॉल के सामने कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं? किसी नेता में भी ताकत नहीं है, हमारे अंदर है किसी नेता में भोपाल में ताकत? 5,000 आदमी बाइक या स्कूटर या लेके आ जाएंगे अपना, हम इकट्ठा कर सकते हैं, और उनसे कहते हैं कि अपने अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना, तो फिर कितने हो जाएंगे? बोर्ड ऑफिस पे कितना मजमा जमेगा, और सब युवा होंगे, वो कोई आदिवासी थोड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है बस में भर के, अपने बलबूते पे आ जाएंगे। तो ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है कि एक्चुअल वर्ल्ड है? एक्चुअल है ना, विचारों से जुड़ा हुआ है, आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है।
तो रियलिटी बनने जा रही है, रैशनैलिटी जुड़ी हुई है उसके साथ। तो जो कनेक्शंस बने हैं वो किस चीज से बने हैं? रैशनैलिटी से बने, विचार परक है, यथार्थवाद है। हालांकि उनका स्वार्थ है कि वो एक तैयारी करना चाहते हैं इसलिए जुड़े थे, लेकिन विचारों से सहमत थे इसलिए वो जुड़े रहे। कई लोग बन के चले गए लेकिन ग्रुप से बाहर नहीं होते, अभी बन के चले गए उसके बावजूद ग्रुप से बाहर नहीं होते, अभी भी लेक्चर सुनते हैं यूट्यूब पे। क्यों सुनते हैं? बन गए अब क्या जरूरत है? बोलते नहीं, एनर्जी मिलती है, नया आइडिया मिलता है, काम करने का आइडिया मिलता है। जॉब लग गया इसका मतलब समस्याएं खत्म थोड़ी हो गई। आपका सबऑर्डिनेट तंग कर रहा है, आपका बॉस तंग कर रहा है, उसका सॉल्यूशन तो वही मिलना है। उसका सॉल्यूशन उसी उसी में है। ठीक गया ना? तो वहां तक जाओगे। देन इकोनॉमी, यहाँ बहुत सारी चीजें आएंगी, यहाँ मैंने बहुत छोड़ दिया, धर्म वाले हिस्से में बहुत है, पर हम एक विवेकानंद और साहित्य में वेदांत और गीता और इन सब चीजों को लेके खत्म करेंगे। बाकी साहित्य का बहुत बहुत सारा योगदान है और कला में बहुत है। इसलिए आर्टिस्ट को आपने देखा कि वो खड़े होकर के स्टैंडिंग कॉमेडियन किसको बैन कर दिया था अभी। हाँ हाँ, मेरी कम किया था ना, लड़का था, मुसलमान था, कौन था? हाँ वीर, वो तो सिख था, लेकिन एक कोई वो एक मुसलमान को भी तो बैन किया था भारत में, मुनव्वर फारूकी। हाँ, तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन कला में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, कितना कॉन्फ्लिक्ट है। बट रेशनल होता है तो, ह्यूमैनिटेरियन है तो, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात है तो वो चलेगी। उसको रोक पाया है क्या कोई? वो जो गाना है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके, ये सरहदें इंसानों ने बनाई हैं। हाँ हाँ, ये सरहदें इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और हमने क्या पाया इंसान होके, इसी का है शायद, गीतकार वही है। हुँ? वो जो तोतला बोलते हैं ना, क्या नाम है उनका? मुसलमान, जावेद, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर का गीत, ये बड़ा काम आएगा उसमें कि सरहदें इंसानों ने बनाई हैं। तो सरहदें जो है वो रेशनल नहीं है, रियल नहीं, यथार्थ नहीं। सरहदें हमने बनाई हैं, बाकी तो प्रकृति के लिए तो कोई सरहदें नहीं है। अभी भूकंप आ जाए और वहां ज्वालामुखी फट जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो फिर सरहद कहाँ रहेगी? और एस्टेरॉइड टकरा जाएगा तो फिर क्या? और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है फास्ट हो जाए तो तो ये सब तो यथार्थ नहीं है ना, रेशनल नहीं है। इस टाइप की चीजें जो है वो कला संस्कृति में यहाँ आएगी, कल्चर। इसलिए क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन लिखा था किसने? सैमुअल हंटिंगटन। सभ्यताओं का संघर्ष, मुस्लिम सभ्यता और ईसाई सभ्यता संघर्ष करेगी क्योंकि दोनों पूंजीवाद को मानती है। हिंदू धर्म जो झगड़े में नहीं है क्योंकि वो यथार्थ में समाजवाद को मानता है। तो समाजवाद यथार्थ है, पूंजीवाद तो ये वैचारिक आइडियोलॉजी, विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी। अभी हम फिर पिछले वाले में चलें तो यथार्थ क्या है? समाजवाद यथार्थ है, रियल है, पूंजीवाद यथार्थ नहीं है। लेकिन जो अमेरिका में लोकतंत्र है वो यथार्थ है और भारत का समाजवाद यथार्थ। भारत में लोकतंत्र अभी उस को नहीं पहुंच पाया है, कहां तक? इसका मतलब राजनीतिक रूप से जो उपलब्धियां हासिल अमेरिका ने की है वो भारत नहीं कर पाया, चाहे दोनों लोकतंत्र। पुराना लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका। और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। लेकिन लोकतंत्र में जो उपलब्धियां अमेरिका ने हासिल की है वो भारत नहीं कर पाया। लेकिन आर्थिक उदारवाद में जो समाजवाद के माध्यम से जो उपलब्धियां भारत ने हासिल की वो अमेरिका नहीं कर पाया।
because of capitalism. They bind with capitalism. They bind with capitalism. कौन कौन? यूरोप एंड अमेरिका, कनाडा। किसान आंदोलन किसकी मांग कर रहा था? यथार्थ की, रैशनैलिटी की। नहीं तो फिर आप कैपिटलिस्ट हो जाते ना, कैपिटलिज्म की को फॉलो कर रहे थे, पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे थे। समाजवाद को फॉलो करो। देखो समाजवाद में फॉलो जब करते हैं तब आप नुकसान और ये वाली अकल नहीं लगाते। जैसे सभी ने कहा कि, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि 4 केले लाए हैं और 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को एक एक केला दे दो। अब एक बच्चा नहीं खा पा रहा है तो उसको खराब कर रहा है, आधा उसके गाल पे लग गया, थोड़ा टपक भी गया, किसी से उसने कपड़े खराब कर लिए, आधा केला खा चुका है वो और आधा केला उसने खराब भी कर दिया। लेकिन एक बच्चे की नीयत खराब हुई कि मैं इसे खा लूं क्या, ये खा नहीं पा रहा है, पर वो बहुत देर तक मीठा मीठा महसूस करता रहेगा और उसको खाने की कोशिश करता रहेगा। हो सकता है उसको खा पाए, हो सकता है धूल मिट्टी में मिला दे, लेकिन यथार्थ ये है कि ये उसका है। समाजवाद के हिसाब से बंटवारा हो चुका है और ये उसका है। अब आप अपनी अकल लगाओगे तो कहोगे कि नहीं, इसका उपयोग किया जा सकता है, ये व्यर्थ चला जाएगा, ये यूं हो जाएगा। मानवता के हिसाब से, समाजवाद के हिसाब से, इगेलिटेरियन समता मूलक समाज की स्थापना के हिसाब से इस तरह से बात नहीं की जाती कि वो उसका क्या करे। वो आपने दे दिया, आपने अपने हिस्से का खा लिया ना एक केला। आप एक मनुष्य हैं, आप एक यूनिट हैं, आप एक इकाई हैं, और उस इकाई के नाते आपके साथ जस्टिस हुआ है ना, आपको एक केला मिला है ना, मिल गया है मतलब आपने खा लिया है ना, उसका स्वाद आपने लिया है ना, एंजॉय किया है ना। केला पेट भरने की चीज नहीं है, वो पोषण की चीज नहीं है, और वो दरअसल वो उसके हिस्से का है, वो उसको दिया गया। ठीक है, ये चीज, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन ये समाजवाद के लिए एग्जांपल है। पूंजीवाद में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कल आपको बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें हिम्मत होगी वो धन दौलत अपने पास रखेगा, उतनी कमा लेगा, चाहे दूसरे भूखे भी मरते हो तो हम क्या। तो फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बोले नहीं, यथार्थवाद की तरफ हम जा रहे हैं, रैशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बात वही तो है। आपने पहले इकट्ठा कर लिया फिर उससे बंटवा रहे हो, तो फिर प्रगतिवाद नहीं होगा ना। प्योर समाजवाद कर देंगे और इस तरह से किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी, और फिर वैज्ञानिक शोध कैसे होंगे, और फिर रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या होगा। और मनुष्य फिर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, बोले सब बंटवारा ही होना है, सब कुछ खत्म ही होना है, सब कुछ इक्वली बांट देना। इसलिए यथार्थ ये भी है कि आगे बढ़ने दिया जाए, ये भी रैशनैलिटी है। लेकिन उसमें यह है कि कोई बहुत ज्यादा, तो इंक्लूसिव ग्रोथ, यथार्थवाद क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, न कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ। वो हालांकि इकोनॉमी वाले में आ जाएगा, इसको आप इकोनॉमी में ले लीजिए, इधर विचारधारा के बजाय इधर ले इकोनॉमी, हॉरिजॉन्टल सोशल। तो इसमें भी आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद, ये। तो साम्यवाद उतना यथार्थवाद नहीं था, क्योंकि साम्यवाद में पनिश हो रहा था, मेरिट को कोई फायदा नहीं हो रहा था। जो बहुत आगे पढ़ना लिखना चाहता है, बहुत कमाना चाहता है, रात दिन मेहनत करना चाहता है, और जो शराब पी के पड़ा रहना चाहता है, फिर दोनों ही बराबर होंगे। तो फिर प्रतिभा, जो मेरिट है, टैलेंट है, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पेटेंट की व्यवस्था है, पेटेंट की व्यवस्था यहाँ पर यह आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर रिजिम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर आ जाएंगे। तो आईपीआर में रैशनैलिटी है, वो पेटेंट देते हैं, कॉपीराइट देते हैं। कितने सारे टॉपिक हो गए, कहीं कहाँ ढूंढे, प्रश्न क्या आया था? सत्य और कहाँ पहुंच गए? अभी तो पहुंचना बाकी है, कोई मैटर की कमी है?
तो रैशनैलिटी हर जगह खोजो, रियलिटी हर जगह खोजो। इस निबंध के बाद जो मार्क्स आएंगे ना, आप दंग हो जाएंगे। फिर टॉपर के मार्क्स से मिला, शर्म आ जाएगी मार्कशीट उसकी। टॉपर से ज्यादा होंगे आपके 20-25 नंबर, पक्का बता रहा हूँ। और अभी और लेवल बढ़ाओ उसका, इतने सारे एग्जाम्पल। इकोनॉमी में बहुत है, बहुत चीजें इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन पे जा सकते हो, जीएसटी पे, टैक्सेशन पे जा सकते हो, पूंजी बाजार पे जा सकते हो, कैपिटल मार्केट, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन, पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग, करेंसी। बिटकॉइन यथार्थ हो गया है, पता है आपको? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या बन गई है? रैशनैलिटी। ज्यादा रैशनल है वो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है और पब्लिक लेजर है। डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर होने के कारण वो ज्यादा रैशनल है। अब जब आप ये लिखोगे ना कि वो ज्यादा रैशनल है, क्यों है? क्योंकि वो किसी सेंट्रल बैंक के हाथों में नहीं है, सरकार की पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से नहीं, उससे गवर्न नहीं होता। तो हमने जितने बिटकॉइन के आर्टिकल लिए हैं, यहाँ पे आपके एक पैराग्राफ लिखोगे ना, जादू आ जाएगा उसमें। वो क्वालिटी, जितने आर्टिकल में जो जिस्ट था, या यूं कहें कि जो पंच लाइन थी, वो सभी पंच लाइन को मिला मिला करके आप है ना एक पैराग्राफ बनाओगे, उसको पढ़ के ऐसा इंप्रेस होगा वो कि कमाल की चीज दी है इस आदमी ने, कि बिटकॉइन जो है वो रेशनल है, रियलिटी है, जबकि वो आभासी वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है। बट स्टेट जो है वो क्या चाहता है? ऑथोरिटेरियन होता है, और वो कंट्रोल चाहता है, उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो इन्फ्लेशन से दूर है। ठीक है, लेकिन है यथार्थ में, बकवास नहीं है। अब तो मैं न्यूज चैनल देख रहा था, अभी सुबह न्यूज देख रहा था, तो बीच में उसने आज के बिटकॉइन के रेट देने शुरू कर दिए डेली मॉर्निंग में, एबीपी न्यूज ने, इनने, कि आज इथेरियम इतना गया है, आज बिटकॉइन इतना गया है। जो इम्पोर्टेंट जो क्रिप्टो करेंसी है, उन सबका उन्होंने रोज के रेट देना शुरू कर दिया, और कितना परसेंटेज भी देना कर दिया है, कि 5% ये गिर गया है आज, 10% ये गिर गया, परसेंटेज भी साइड में देना शुरू कर दिया कि कौन कितना गिर रहा है, और इतने लाख रुपए में उसकी वैल्यू आज ये चल रही है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया, मैंने विज्ञापन आने लगे हैं, वजीर एक्स का, और उसका किसका आता है, DCX क्या था, कॉइन, हाँ जो भी है, विज्ञापन आ रहा है। तो आप रोक ही नहीं सकते, आप कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेंट कमेटी बना रही है। एक तो चीज है कि दुनिया भर में अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी, बकायदा रिजर्व बैंक होंगे, सेंट्रल बैंक्स होंगे, और फिएट करेंसी होगी, और इस प्रकार की डिजिटल करेंसी होगी। ये सब चीजें, ये सब यथार्थ है। एक जमाने में कौन सोच सकता था कि ई कॉमर्स इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, या कौन सोच सकता था कि आप मोबाइल से पेमेंट करेंगे। मोबाइल पेमेंट, मोबाइल बात करने के लिए आया था, पेमेंट करने के लिए नहीं। आज बात सबसे कम होती है, उससे दूसरे काम सबसे ज्यादा होते हैं। आप सबसे कम काम करते, जो मुख्य काम के लिए आया था ना मोबाइल, वो सबसे कम होता है आजकल। लोग पढ़ रहे हैं उससे, उस पर वीडियो टीवी का काम कर रहा है, गेम कर रहे हैं तो वीडियो गेम का काम कर रहा है वो। ज्यादा काम क्या करता है बताओ भाई? बात करने के तो सबसे कम काम आता है वो। दूसरे तो बैंकिंग हो रही है उस पर, टिकट बुक कर रहे हैं उस पर, क्लास चल रही है उस पर, नोट्स पढ़ रहे हैं उस पर। बात कितनी देर करते हैं आप लोग? ज्यादा बात करते हैं या दूसरे काम करते हैं? अदर वर्क, अदर्स को ज्यादा परसेंटेज मिलेगा ना, कि बात को ज्यादा मिले। लेकिन जो आदमी रेशनल नहीं है, जो आदमी, इसका मतलब वो रियल नहीं है। तो वो रेशनलिटी से दूर कौन है? डिजिटल डिवाइड वाला, जिसको नॉलेज नहीं है। क्या ले आया? मोबाइल। वो सिर्फ बात करेगा ज्यादा, क्योंकि वो दूसरा उपयोग नहीं जानता। जो रेशनल होगा वो
तमाम तरह के उपयोग करेगा। आ गया समझ? तो वो जो कई बार निबंध में जो एक लाइन लिखी हुई सीधी, उसके अर्थ कितने व्यापक जाते हैं, उसका एक्सटेंशन एक्सपांशन कितना जाता है, दिख रहा है आपको? ये जाता है। इकोनॉमी में मार्केट आ जाएगा, तो इकोनॉमी में इकोनॉमी का सिलेबस देख लिया करो, तो सारा ही मिल जाएगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग, बैंकिंग में रियलिटी और ये क्या है? बैंकिंग शोषण से बचाने के लिए था, साहूकारों से शोषण से बचाने के लिए बैंकिंग आया था, क्योंकि साहूकार बहुत बड़े ब्याज पे पैसा देते थे, लूट लेते थे किसान को और गरीब को, व्यक्ति को, क्योंकि वो कर्जा लेने के लिए मजबूर था। तो उसको आसान कर से कर्जा मिल सके, सहूलियत के हिसाब से आया था। और जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा जमा करा सके, सेविंग कर सके, उसके ऊपर कुछ ब्याज मिल जाया करे, और उनके पैसे को, अमीर लोगों के पैसे को, जिन जो जरूरतमंद है उनको लोन के तौर पे बांट दिया जाए, उनसे फिर ब्याज सहित वसूला जाए प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये तो रैशनैलिटी है, रियलिटी भी है। समाज में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन की आवश्यकता और धन जब कमाया जाएगा तो अतिरिक्त धन जो आएगा उसको जमा कराने की आवश्यकता होगी। दोनों ही आवश्यकता है, दोनों ही रियलिटी है, यथार्थ है दोनों, इसे मुकर थोड़ी सकता कोई। लेकिन वो बैंकिंग कहाँ पहुंच गया उस, अब कितनी रियलिटी बची और कितनी रैशनैलिटी बची, अब वो ट्रेड बन गया। बैंकिंग अपने आप में एक ट्रेड है, व्यापार है। अब रियलिटी चेंज हो गई, तो रैशनैलिटी समय के, तो रियलिटी जो रैशनैलिटी है वो डायनेमिज्म भी है, उसमें डायनेमिक भी होती है, समय के साथ गतिशील होती है। सो विचारधाराएं भी गतिशील होती हैं, धर्म भी गतिशील होता है, संस्कृति भी गतिशील होती है, इकोनॉमी भी गतिशील होती है। ठीक है, तो रैशनैलिटी भी गतिशील होती है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से रैशनैलिटी तय होती है, टाइम स्पेस एंड कंडीशन के आधार पर रियलिटी और रैशनैलिटी गतिशील होती है, पॉलीमार्फिक होती है, रूप बदलती है। इकोनॉमी वो बहुत सारा, बहुत विस्तार है, मैं तो आपको बोलता जाऊं तो इसमें इतने सारे रियलिटी और रैशनैलिटी के एग्जांपल दे सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जनसंख्या के सिद्धांत, माल्थस चेंज हो गया एक समय में, जो है माल्थस के हिसाब से जो सिद्धांत थे वो अलग जा रहे थे। हरित क्रांति, हरित क्रांति कितना बड़ा एग्जाम्पल है। ऑपरेशन फ्लड का नाम हम लोग लेते रहते हैं। रेशनैलिटी की कसौटी पे प्लानिंग कमीशन खरा उतरा था और काम करता हुआ दिखाई पड़ता था, लेकिन नीति आयोग अभी असफल दिखाई पड़ता है। वो चैलेंज को चैलेंज जैसे ही करते हैं उस कसौटी को, यानी जब उसको हम कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं, सोना खरा है या नहीं, तो कसौटी पे खरा उतरता है। खरा उतरने का मतलब, जो कसौटी होती है स्वर्णकार के पास में, वो कसौटी रिजल्ट देती है। तो जब हम योजना आयोग को रगड़ते हैं तो वो 24 कैरेट दिखाई पड़ता है, लेकिन नीति आयोग को रगड़ते हैं तो वो रैशनैलिटी की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा हो जाता है, यथार्थ नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो रैशनल नहीं रहा। डिमोनेटाइजेशन का जो रिजल्ट था, डिमोनेटाइजेशन तो रियल है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो ड्रीम है। वो ड्रीम के हिसाब से, यानी कि देखा जाए तो जो सपने हैं वो सपने ही रह गए। काला धन आया क्या, वो सब हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से जीएसटी, तो इकोनॉमी में ढेरों चीजें आप रियल और रैशनल पे लिख सकते हो। विस्तार समझ में आ रहा है? ये होता है, अलग से थोड़ी होता है, अलग से कुछ नहीं होता। साहित्य में एक याद आया मुझे, रैशनैलिटी के लिए कबीर को अच्छे से लिख सकते।
कबीर को, गुरु नानक को जरूर लिख, लिटरेचर वाले में जाके जोड़ना हो। चलिए इकोनॉमी में तो बहुत है, लेकिन बोरिंग रहता है इकोनॉमी, तो यहाँ ज्यादा बोर नहीं करना उसको, क्योंकि वो बोर होगा तो फिर आपको निपटा देगा। तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको बताई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अभी अभी पढ़ा है, उसको चिपका देना चाहिए। अगर आज आपका पेपर होता तो मुझे लगता है कि ये निबंध आप सेलेक्ट करते और इस रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पॉलिटी वाले में डाल देते। वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अराइज फ्रॉम कहां से निकलेंगी? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, बताया था आपको, फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। और मॉरल थिंकर्स, लीडर्स, हमारे लीडर्स में से निकलती है, महात्मा गांधी में से निकलती है, सुभाष चंद्र बोस में से निकलती है। और स्पिरिचुअल, सोशियो रिलीजियस रेनेसा, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में से निकलेगी। सो पॉलिटी लॉ, लॉ में से सोशल कंट्रोल, लॉ क्या करता है? सोशल कंट्रोल करवाता है, जबरदस्ती करवाता है, एनफोर्समेंट करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन, कोर्ट्स, पुलिस, एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, ये सब। करप्शन को रोकना, सोसाइटी करप्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइप की चीजें, ये सारे मुद्दे यहाँ आ गए। लॉ एंड पॉलिटिक्स में इक्वालिटी, अब आपके फंडामेंटल राइट सारे के सारे याद आ जाना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू याद आ जाना चाहिए। पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए जो पार्टियां करती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके फंड्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड रियल नहीं है, रेशनल भी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जिस पे चर्चा हो रही है, वो तो करप्शन को रोक नहीं पा रहा है। तो पीपल्स इलेक्टोरल रिफॉर्म, अगर आपको इलेक्शन को और पॉलिटी को सुधारना है और रियल और रैशनल बनाना है, तो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म करना होंगे, चुनाव सुधार करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना होंगे, जेल रिफॉर्म करना होंगे, पुलिस रिफॉर्म करना होंगे, तरह तरह के रिफॉर्म्स के नाम लिख लीजिए। अच्छा, इसमें इकोनॉमी वाले में एग्रीकल्चर जरूर जोड़िए। एग्रीकल्चर, तो एमएसपी जो है, एमएसपी का मुद्दा आपको रैशनल लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में नॉन प्रॉफिट वर्क है। किसी को भी अगर अमीर बनना है, ये तो कोई भी एग्रीकल्चर में नहीं जाता। एग्रीकल्चर कोई फायदे का सौदा नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क बहुत है। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम आउटपुट आता है, इसका मतलब वो सेवा है। और अगर कोई सेवा कर रहा है और उसको आप एमएसपी नहीं दोगे, तो फिर उसके साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने वो काम करना बंद कर दिया तो आपको आयात करना पड़ेगा फिर। और अगर उसको इंपोर्ट करना पड़ा तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश तो अपने मनमाने दामों पे बेचेंगे। तो अगर कोई सेवा कर रहा है और कुछ मांग रहा है, तो उसकी बात सुननी चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए। एमएसपी, एमएसपी रेशनल लगेगा बहुत। तो अभी जो तीनों कानून जो रद्द किए, और उससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून जो रद्द हुआ, ये रेशनल था, रेशनल एक्टिविटी गवर्नमेंट की। रद्द करना नेशनल एक्टिविटी है, वो इरेशनल हो जाएगा। कौन सा कानून बनाना इरेशनल हो जाएगा। इसलिए रात में लॉकडाउन करना और दिन में पुलिस छूट देना रेशनल है क्या? कथा भी रेशनल नहीं है। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है।
अभी हम स्पेशली आएंगे पॉलिटी और लॉ में, देख लो फिर पॉलिटी और लॉ में बहुत एक्सपेंशन है, कानून बनाने की प्रक्रिया, पूरा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इरेशनल है, मानवता के खिलाफ है। एक आदमी के पास ज्यादा संपत्ति इकट्ठा, वही कैपिटलिज्म हो जाएगा। फिर वो तो उधर हम डिस्कस कर ही चुके हैं आइडियोलॉजी, वो यहाँ लिख सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को छूट नहीं होना चाहिए, न शादी करने की, न तलाक देने की, न विवाह की उम्र के संबंध में, न ये बुर्का बुर्की, ये सब बेकार चीज है। तो घूंघट प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। और फिर ये जो राजपूत लोगों में जो महिलाओं को बंद करके रखा जाता है, ठाकुर लोगों में होता है ना, क्षत्रिय में, तो वो भी बंद होना चाहिए। पर उसके लिए नहीं बोलते ना कोई, बीजेपी वाले फिर उसके लिए नहीं बोलते, नहीं तो उनके बहुत सारे वोटर नहीं बल्कि कैंडिडेट ही बिदक जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट राजपूत हैं, तो वो यूं तो बोलते हैं कि महिलाओं का बस ये बुर्का हटाओ, बुर्का हटाओ, तो भैया वो घूंघट भी तो हटाओ जो उधर लगा रखा है। उस महिला को भी तो कभी घर से बाहर नहीं आने दिया जाता। फीमेल फेटिसाइड भी बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या क्यों कर देते हो? क्यों तुम्हारी नाक कट जाती है कन्या की वजह से, कि कन्या पैदा हो गई तो अब हमको झुकना पड़ेगा लड़के वालों के सामने, ये वो। तुम जीवन भर अपनी मूछें तान के रखना चाहते हो, इसलिए उसको बचपन में उसकी हत्या कर देते हो। कन्या शिशुवध होता है, फीमेल फेटिसाइड में तो भ्रूण में होती है हत्या। यहाँ कहाँ होती है? उसको पुरुष जो है अपने पाँव के नीचे उसकी गर्दन पे पाँव रखते हैं कन्या शिशु के, और वो तड़पती रहती है, और फिर वो तब तक उसको मसलते हैं। अब तो कितना ताकतवर होता है पुरुष, राजपूत तो वैसे ही मुर्गा मुर्गी खा के वैसे ही मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, वो ऐसे मसलता है उस शिशु को। ये प्रथा है। और जो महिलाएं और वो सब होती है उसको धन्य हो ऐसे मतलब नारे लगाती, महिलाएं सपोर्ट करती। बोले ये आपने बड़ी वीरता का काम किया है, राणा जी बोलते हैं उनको। ये सब प्रथाओं के ऊपर भी तो बोलो कभी। मुसलमान के बुरके के पीछे पड़े रहते हो, ये अरे भैया बंद करो ना बुरका। पर्दा प्रथा खत्म, हमारे गायत्री परिवार में नारा हो, पर्दा प्रथा बंद हो, मृत्यु बोझ बंद हो, वो इस टाइप के नारे लगाते हैं। बुरका बुरकी नहीं बोलते कि बुरका हटाओ, यूं नहीं बोलते। नारी शक्ति जागेगी यूं बोलते। तो नारी शक्ति हिंदू की भी तो जागनी चाहिए, क्या मुसलमान वाली जगानी है? मतलब है कि मुसलमान आदमी इतना एंजॉय कैसे कर रहा है, इसको परेशान करो। चार चार पत्नियां रख लेता है, पत्नी को बुरके में रख लेता है, इसकी पत्नी मान भी जाती है, हमारी पत्नियां मानती नहीं है। पर राजपूत जिन जिन की मान रही है उसको भी तो बंद कराओ। तो रैशनैलिटी लेके आओ ना। ये सब पूर्वाग्रह क्यों करते हो? तुम्हारा पूर्वाग्रह है धर्म विशेष के साथ। पूर्वाग्रह तो केवल बकरीद के दिन बकरे की बलि का चिल्ला चोट करते रहते लोग। तुम भी तो बकरा खाते हो यार, तुम्हारा भी बंद करो ना बकरा। और तुम केवल नवरात्रि में बंद क्यों करते हो भाई? ये कौन सी रैशनैलिटी है? अगर माता का वो बेटा है और माता नाराज हो जाएगी क्योंकि तुम उसका बकरा, तो बाकी दिनों में क्या खुश होगी वो? नवरात्रि में ही नाराज होती है। किसी के बेटे को हत्या कर दो आप, तो कोई विशेष दिनों के में 302 लगेगी और कुछ दिनों में 302 नहीं लगेगी, ऐसा होता है क्या? 302 लगेगी, चाहे तुम दिन में करो चाहे रात में करो। जब भी हत्या करोगे, चाहे कोई से भी महीने में करो, जनवरी में करो, दिसंबर में करो, अक्टूबर में करो, तो नवरात्रि से क्या लेना देना भैया मांस का? तो ये सब जो करते हैं ना बुराई, अधिकांश लोग ये सब मांस खाने वाले लोग करते हैं इस टाइप के, कि इतने बकरे मार रहे हैं ये। तो जीव हत्या बंद करो ना, ये शब्द बोलो, जीव हत्या बंद करो। उसका दिनों से भी कोई लेना देना, धर्म से भी कोई लेना देना। जीव हत्या नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में ये रैशनल बात लिखी हुई है, पर वो ड्यूटीज में लिखी हुई है। जानवरों को तो अभी हम सिटीजन नहीं मानते, तो उनके तो अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार, तो उसको फंडामेंटल राइट में तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो मनुष्यों के लिए है। मनुष्य को नागरिक माना गया, जानवर को तो माना नहीं गया। तो हमने उसको कहाँ दे दिया? डीपीएसपी में दे दिया कि, पर वहां केवल दुधारू पशुओं के लिए दिया। और फंडामेंटल राइट्स में लगा कि जीव मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे, वो ड्यूटीज में कर दिए कि जितने भी जीव हैं उनके प्रति दया भाव रखेंगे। दया भाव रखने की बात बोलिए, खाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
यानी कोई लंगड़ा के चल रहा है तो भी उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई घायल हो गया है पशु पक्षी बंदर कुत्ता तो उसको अस्पताल ले जाओ। ये आपका कर्तव्य बनता है। खाने पीने की इजाजत तो हो ही नहीं सकती ना, खाने पीने की इजाजत कहाँ से आ गई उसको। वैसे ही मद्यपान के लिए भी है, लिकर बैन, या वो आचरण नहीं करेंगे जो महिलाओं को अपमानित करते हो। तो ये सब चीजें तो ड्यूटीज में दी हुई थी, सब रेशनल है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज पॉलिटी में लिखिएगा, पॉलिटी में लिखिएगा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज रेशनल है, रैशनैलिटी। बहुत ही मतलब रैशनैलिटी की कसौटी पे खरा सोना 24 कैरेट अगर आपको सिद्ध करना है तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उस पर सिद्ध होते हैं। मुझे मुझे लिखने के लिए बोलते हैं तो मैं ये वाला निबंध लिखता और फिर जो एग्जाम्पल उसको देता मैं, और फिर रैशनैलिटी और रियलिटी बताता उसको। बहुत टाइम होता है सोचने का, मैं तो खड़े खड़े ऐसे ही आपकी तरह कलम पेन लेके बैठूंगा तो और दिमाग चलेगा। अभी तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप टेंशन मत करिएगा कि आप जो बोल, अरे ये सब टेस्टेड है। मैं नंबर लाया हूँ इंडिया में टॉप 10 में, मैं खुद अपने यूपीएससी में एमपीपीएससी में खुद लाया हूँ नंबर, और कई सारे बच्चों को दिलवा चुका हूँ। और कोई ज्यादा टेंशन मत करना। निबंध में टेंशन करोगे तो फिर क्या मतलब। दूसरे प्रश्नों की एक सीमा हो सकती है, फिर भी उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी, उसका एक डिसिप्लिन होगा। निबंध का कोई डिसिप्लिन नहीं, नाम बताया ना हिंदी में मतलब है उसका जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं। निबंध तो एक ऐसा विषय है जिसमें आप सोचते हुए कहीं पे भी जा सकते हो, कितनी कुलाचे पढ़ सकते हो, छलांगे मार सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये क्यों लिख दिया भैया आपने। नहीं, आपको इम्प्रेस करना है उसको कि हम निबंध अच्छा लिख सकते हैं। मतलब इतनी कुलाचे मारते तुम सोच नहीं सकते हम कहाँ थे और अभी तक कहाँ आ गए ये उसको दिखाना है आपको। यहाँ तो जितनी आप जंप करोगे ना, इरिलेवेंट नहीं होना है, ध्यान रखिए। मैंने कहा ना विषय वस्तु के साथ रहना। निबंध की इससे बढ़िया क्लास नहीं होगी आज जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इतना स्ट्रक्चर्ड है, वो साउंड है स्ट्रक्चरली कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप भूलोगे भी नहीं। क्योंकि मैंने इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले में बांट के, खंडों में बांट के बताया। ये ऐसा लगता है जैसे टेंजिबल टाइप चीज बन गई, जबकि इंटेंजिबल होता है नॉलेज और ये। लेकिन ये टेंजिबल जैसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि इसको आपकी पकड़ में है, ग्रिप में है आप, ये निबंध आपके ग्रिप में है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे 300 का स्कोर सेफ हो जाता है ना वनडे में, जैसे कि जीत जाएंगे आप, सारा गेम बॉलर्स के हाथ में आ जाता है। जब आप बैटिंग करने उतरे तो 300 बना लिए, मतलब एक सेफ साइकोलॉजिकल सेफ स्कोर माना जाता है कि 300 क्रॉस करना किसी भी, अब वो तो हो जाता है कई बार तो 350 भी चेस कर लेते हैं, वो बात अलग है। वैसा तो आपका हो ही जाएगा कम से कम ऐसे के पेपर, यानी सेफ गेम तो आप खेल ही गए। फिर आप बाकी पेपर में यानी बॉलर्स वाला कुछ काम करो, फिर विकेट भी लो ठीक है। तो वो वाला काम आप अगले पेपर्स में कर सकते हो, वो तो आप कर ही दोगे, ठीक है। पर ये इतना इतना विस्तार किया था इस टाइप से नहीं कर पाए थे ना। हाँ, इसका 50% भी नहीं कर पाए होंगे इस लेवल का। अब आप सोचो, मैंने कहा था शुरू, मैंने शुरू कर रहा हूँ, आखिरी में जब मैं ले जाऊंगा तो आप कहोगे कि हम तो इतना, आप सोच पाते हैं आप में से कोई इतना निबंध लिखते समय इतना मैटर दे पाते, नहीं दे पाते तो आप, आपका टारगेट ये होना चाहिए। हम रोज जो आर्टिकल पढ़ाते हैं, रोज कुछ भी पढ़ाते हैं, उसको निबंधों में इन सब जगह सेट करो। आपकी रोज की, आप कहोगे सर इसकी, कई लोग पूछते हैं इसकी क्लास का अलग से कुछ नहीं होगा, यही है प्रीलिम्स में, इसलिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की अलग तैयारी हो सकती है क्या। नहीं होगी, एक साथ ही बनोगे ना आप। अलग क्या होती है तैयारी, अलग कैसे कराएंगे। इंटरव्यू तो आप ही को देना है, निबंध भी तो आप ही को लिखना है, प्रीलिम्स भी तो आप ही को देनी है, कोई 3-3 4-4 आदमी आके थोड़ी देंगे। और मैं इतना तब करा पा रहा हूँ जब सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसमें आ गए कि नहीं सारे सब्जेक्ट। कौन सा हिस्सा छूटा बताओ। यहाँ कल्चर कोई दूसरा पढ़ा रहा होता तो ऐसे निबंध लिखना सिखा देता क्या आपको। तो आप भी तो एक यूनिट हो, आप ही को तो सारे एग्जाम देने हैं ना, सारे पेपर भी आप ही को देना है, इंटरव्यू भी आप ही को देना है, सब कुछ आप ही को करना है। आप 5-50 मिलके थोड़ी करोगे उसको पूरा कि मैं पिताजी आएंगे वो फ्री दे जाएंगे, भाई जो आएगा वो मेल दे जाएगा, मैं इंटरव्यू में जाऊंगा। तुम्हें को करना है भैया, तो फिर होलिस्टिक होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा।
ये है। तो आज बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो पॉलिटी में समझ में आ गया। पॉलिटी में देखते जाओ तो ये आपका बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पॉलिटी में इंटरनेशनल रिलेशन को भी दे देना थोड़ा सा, वही पड़ोसियों से संबंध। और वो एक शब्द बहुत अच्छा बोला था रैशनैलिटी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कोट कर लेना कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। बहुत अच्छा कोट। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर ये सच्चाई कोई समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। जब आप पड़ोसी बदल ही नहीं सकते तो फिर पंगा क्यों लेना या तनावपूर्ण संबंध क्यों बनाना। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये सारे मुद्दे आ जाएंगे। तो पड़ोसियों से मधुर संबंध, आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये होना चाहिए। चीन पड़ोसी है, अफगानिस्तान पड़ोसी है, तो हमको पड़ोसियों का धर्म निभाना चाहिए। कल हमने अफगानिस्तान पढ़ा था। तो शरणार्थियों की मदद करना, ये बोलना है कि भारत धर्मशाला समझ रखी है क्या, हर कोई मुंह उठा के चला आता है, ये मानवता के हिसाब से भी ठीक नहीं है। शरणार्थी के यूएन चार्टर, जिन ट्रिटीज से हमने सिग्नेचर कर रखे हैं, उसके हिसाब से भी ठीक नहीं। फिर भारत के शरणार्थियों को कई देशों में भारत के लोगों को शरण दी जाती है, तो हम धन्यवाद देते हैं कि तुम बड़े भले भले मानस हो, और हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारी मदद कर रहे हो। तो जब भारत के लोगों को और भारत के लोग तो दुनिया के कोई देश नहीं है जहां पर जाकर के नौकरी करनी करते हो, या तो इसका मतलब पूरी दुनिया ने शरण, कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश ने भारत के लोगों को शरण न दे रखी हो। तो आप क्या अपेक्षा करते हो कि वहां के जो नेटिव्स हैं वो भारत के लोगों के साथ अच्छे रहें, अच्छा व्यवहार करें। यहाँ तक कि गांधी उसके लिए लड़े कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो क्या तुम्हारा देश है, अपने घर जाओ, तुम अच्छा व्यवहार चाहते हो। बोलते नहीं हम इतना दूर आए हैं तो एहसान किया आपने। बोले नहीं, हम आए हैं तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हम यहाँ फुटपाथ पे चलेंगे, हम कोर्ट में बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम क्या, हमारे ऊपर आप अनावश्यक टैक्स नहीं लाद सकते, ये नहीं कर सकते। हम बाहर के हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है, नागरिक तो है। और हम चुनाव में भी भाग लेंगे। पूरी दादागिरी के साथ लड़े गांधी, सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका में सारे अधिकार हासिल किए। आज हम मैच खेल रहे हैं, देखो उस देश में हमारे लोगों के साथ कोई रंगभेद थोड़ी हो रहा अभी। गांधी ना होते तो ये सब ऐसा हो पाता क्या। इस गांधी ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसलिए गांधी सबसे बड़े रैशनल है। ठीक है, गांधी से बड़ा रैशनल तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटी वाले, जहाँ आपको ये सारी चीजें जो है ये करनी। ठीक है। और इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप में हम दिखा सकते हैं टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इन सबको जोड़ सकते हैं।
टूरिज्म को इकोनॉमी में भी लिख सकते हो। यहां पर रैशनैलिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस बेस पे होती हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रैशनैलिटी के आधार पर। क्या बोलते हैं हम लोग? विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज। अब भारत में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करते हैं तो हम जश्न मनाते हैं, एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और वेबसाइट पे उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाता है, मतलब इस तरह से करते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात। अरे यूनेस्को कब्जा कर रहा है भाई आपके यहाँ के संस्थान पे, देखा जाए तो। अब वो ख्याल रखेगा, वो संरक्षित करेगा, वो यहाँ आकर के मसाला लगाएगा, फंडिंग करेगा, तो वो छीन के नहीं ले जा सकता? नहीं बोले, नहीं छीन के नहीं ले जाएगा, वो तो ख्याल रख रहा है, क्योंकि तो विश्व विरासत है ना। विश्व के जितने भी मानव हैं उनके इसलिए ये सब गौरवशाली जगह है, वो यहाँ आकर के महसूस करेंगे। चाहे वो ताजमहल हो, अरे ताजमहल 500 साल पहले जब भी बना, मनुष्यों ने बनाया, तो ये तो भारत के गौरव नहीं, नहीं, ये विश्व समुदाय के लिए, धरती पे जहां पे भी मनुष्य है वो गौरव कर सकता है। किस बात पे? कि लाल किला है, ताजमहल है, और टाइगर है, पचमढ़ी है, और गया, बोध गया है। इस पे विश्व में किसी भी कोने में अफ्रीका का आदमी, काला आदमी जंगल में रहता है, वो गौरव कर सकता है। ये विश्व की विरासत है। ये लिगेसी केवल इंडिया की नहीं है, किसकी है? विश्व की, वर्ल्ड हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज एक रैशनैलिटी, उसको आप, तो टूरिज्म, खास करके टूरिज्म वाली जो साइट्स हैं दुनिया भर में, जो ऐसी चीजें इंसान ने कभी न कभी बनाई थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा पे कोई भी गर्व कर सकता है कि दुनिया में जब इंसान एक तरफ पहिए का आविष्कार कर रहा था, एक तरफ हड्डियों की सुई बना करके और कपड़े सिल रहा था, खाल सिल रहा था, यहाँ कपड़े बनने लग गए थे, यहाँ नगर बनने लग गए थे, लोग झोपड़ी में रहते थे या गुफाओं में रह रहा अभी अभी खत्म नहीं हुआ था, तब भी यहाँ लोग जो है, नगर सभ्यता आ गए थे, अर्बन सिविलाइजेशन आ गया था। ये तो कितने गर्व की बात है वो सब। और एंटरटेनमेंट का जो तो पूरा जो फील्ड है, मनुष्य मनोरंजन को स्वाभाविक तौर पे चाहता है। मनोरंजन मनुष्य होने के नाते चाहता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का इंपॉर्टेंस, क्योंकि और एंटरटेनमेंट में फिर तो बहुत सारे फील्ड आ जाएंगे, म्यूजिक है, और वो जो उधर आर्ट में भी लिया था हमने। देन मीडिया, मीडिया को रेशनल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सेक्टर में सोच रहा था अलग से और दे दिया जाए, लास्ट में हेल्थ पे जाके खत्म कर सकते हो। हेल्थ, हालांकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आ गया, लेकिन उसको आप यहाँ लिख सकते हो, हेल्थ, स्वास्थ्य का क्षेत्र। क्योंकि WHO उसमें रैशनैलिटी नहीं थी, बीच में उसने चीन के पिट्ठू के तौर पे काम किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि वायरस सब तरफ फैल गया। वैक्सीन, वायरस, बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो मैं भी बता रहा था आपको, जस्ट मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस बताए थे आपको भी। ये दिमाग का विस्तार है, आपकी तैयारी का पूरा एक्सपांशन है। मुझे नहीं लगता है इसमें तो शब्द ही खत्म हो जाएंगे, 1000 शब्द तो बहुत कम होते हैं। मैंने तो आपको मैटर और सॉलिड मैटर, अब कहीं बकवास करते हुए दिख रहे हो आप? कहीं लग रहा है कि एक पैराग्राफ फालतू खींचना पड़ रहा है शब्द सीमा बढ़ाने के लिए आपको? बल्कि शब्दों को गागर में सागर वाले छोटे छोटे शब्द लिखना पड़ेंगे, प्रभावी शब्द लिखना पड़ेंगे जो पूरी व्याख्या करते हैं। तो अब शब्दों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत मायने रखेगा कि आपको 125 में से 75 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बारी भरकम शब्द यूज करो, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी इरेशनल है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो बहुत जरूरी चीज है, उसके साथ डिप्लोमेसी जैसा चीज करना इरेशनल होगा। आगे इतनी बात लिख दी इसमें, मतलब
वैक्सीन डिप्लोमेसी इज इरेशनल। बस बात खत्म। इतने में वो समझ जाएगा कि आप समझ गए, क्योंकि रियलिटी में वैक्सीन सबको पहुंचाने की जरूरत है और आप डिप्लोमेसी कर रहे हो। हाँ लेकिन ये अगर एल्ट्रुइस्टिक है, परोपकार के लिए है, तब तक ठीक है। लेकिन आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो, तो वैक्सीन का एल्ट्रुइस्टिक डिप्लोमेसी, ठीक है ना, इज ऑलवेज वेलकम, वो स्वागत योग्य। बट उसका ट्रेड एंटी ह्यूमन है, मानवता विरोधी होगा। उसको एंटी ह्यूमन, HUMANE इंग्लिश में वो लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे मानवता विरोधी। बस अब ये मानवता विरोध, इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये बहुत लोकल टाइप लैंग्वेज हो जाएगी। मानवता विरोध, एंटी ह्यूमन। एंटी ह्यूमन तो मुझे लगता है एक ही लैंग्वेज, एक ही वर्ड हो जाएगा कि दो कहलाएंगे, एक ही कहलाएगा। देश तो लगता नहीं, वो अपने आप में एक ही वर्ड होगा ना। हाँ, ह्यूमन एंड एंटी ह्यूमन सिंगल वर्ड होगा, एक शब्द में काम चला। इसको बोलते हैं गागर में सागर में। तो ये क्वालिटी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ये एकदम से नहीं आती। आप सोचो नहीं एग्जाम में सर आप बोल रहे हो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्जाम में कर लेंगे हम लोग से, नहीं हैंडल कर लेंगे, नहीं होगा, मैनेज नहीं कर पाओगे। अब आपके 60 तो, मैंने जो मटेरियल बताया उससे 60 तो आ जाएंगे, ये बात तो पक्की। 60 तो आपके कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कितने चाहिए थे? 175 का अदा करो। ज्यादा चाहिए, 75 नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। नहीं कितने, नहीं 150 ही बताया था ना हमने। हाँ 150 बताया तो फिर 75 ही होगा। सही है, सही है। 150 का तो फिर 175 ही होगा। हाँ तो इसका 75 ही होगा, सही है। 75 तो आ जाएंगे, तो 60 तो आपके उससे आ जाएंगे। किससे? जो हमने मैटर बताया। अब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? वही फ्लो चार्ट देके और ये और वो। तो प्रेजेंटेशन का तरीका और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन जो होगा आपका, इन दोनों से आपके 75 नंबर आएंगे। तो 150 नंबर आपके कहीं नहीं गए मिनिमम, और 175 भी ला सकते हो। मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट को 175 लाना चाहिए, तो 175 भी आ सकते, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोग ला ही रहे हैं। 161 कितना लाया वो शुभम? 161 कुछ, है ना। ये है तरीका, ठीक है। तो आपको आज का निबंध हमने लाइव लिख करके, मतलब एक प्रैक्टिस करवाई है। तो फिलोसॉफिकल निबंध अच्छे होते हैं कि दूसरे अच्छे होते हैं? हाँ, अब आपको लगेगा कि ये तो आपको रास आता है, तो आपका फील्ड है, इसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और हर साल ऐसा कोई न कोई निबंध आता है, एक या नहीं सब। इसमें ये अप्रोच चलती है, कौन सी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेस होती है, उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि अच्छा खासा हो गया होगा। करते हैं बात अपन फिर बाद में।